हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज की कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये कहानी एक हवेली के बारे में है जिसमें कई राज दफन हैं। इससे पहले मैंने आपको कहानी पार्ट 1 सुनाई थी। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ में सुनाऊं तो आप मुझे इंस्टा पे भेज सकते हैं। मेरी आईडी है 2020 फिज़ा। तो बिना देरी किए कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहें फिज़ा के साथ। बिंद और सक्सेना दोनों हवेली की तरफ पैदल ही चल पड़े। आपको क्या लगता है सर, ये त्रिपाठी हवेली के बारे में जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? सक्सेना ने अरविंद से सवाल किया। वही सच्चाई ढूंढने तो हम आज रात हवेली के तरफ जा रहे हैं। सक्सेना, तुम कहीं डर तो नहीं लग रहा ना? अरविंद ने सक्सेना को टटोलना चाहा। कैसी बात कर रहे हैं सर, भला आपके होते हुए किसे डर लग सकता है? वो तो कुछ शंका थी मेरे मन। सक्सेना ने जवाब दिया। अच्छा है, मन में किसी शंका का होना बहुत अच्छा है। तभी तो हम जवाब ढूंढेंगे, वरना हम भी लौट जाते बाकियों की तरह। त्रिपाठी की डरावनी बातें सुनकर। लेकिन ये शंका ही तो है जो हमें हवेली की ओर ले जा रही है। अरविंद की बातों से सक्सेना भी सहमत था। और हो भी क्यों ना, आखिर जवान खून में जोश तो होता ही है। और भूत प्रेतों का विषय हो तो रोमांच अपने चरम पर होता है, चाहे जान से ही क्यों ना खेलना पड़े। आखिर अरविंद और सक्सेना दोनों जान की तो बाजी लगा ही रहे थे। सर, हम गाड़ी से भी तो जा सकते थे, पैदल ही क्यों? सक्सेना ने फिर सवाल किया। क्योंकि मैं गांव से हवेली तक का रास्ता अच्छे से देखना चाहता हूँ, अरविंद बाबू ने जवाब दिया। मैं कुछ समझा नहीं सर, सक्सेना ने हिचकिचाते हुए पूछा। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। फिलहाल इतना ध्यान रखो, हमें जल्द से जल्द हवेली पहुंचना है ताकि तुम जो भी सामान लाए हो हम उसकी व्यवस्था कर सके। अच्छा, टॉर्च लाना तो नहीं भूले ना, क्योंकि हो सकता है बिजली की कोई व्यवस्था ना हो। हवेली में तो हम अंधेरे में ही रात गुजारनी पड़े, अरविंद बाबू सक्सेना को याद दिलाते हुए बोले। जी सर, एक नहीं दो है, चार्जेस वाला भी है, फुल चार्ज करके लाया हूँ, सक्सेना जवाब दिया। वैसे आदमी तुम बड़े काम के हो सक्सेना, अरविंद ने तारीफ में कहा। सक्सेना थोड़ा शर्मा कर बोला। थैंक यू सर जी। आज रात हवेली में हमारी परीक्षा की रात है। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है और शायद हमारी जान भी जा सकती है। ऐसे में हमें काफ़ी अलर्ट और मुस्तैद रहना होगा सक्सेना, अरविंद ने सक्सेना को आगाह किया। सर, मैं तो कल सुबह आपके साथ चाय पीने की सोच रहा था, सक्सेना ने हाजिर जवाबी में जवाब दिया। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस सक्सेना, अरविंद ने फिर एक बार सक्सेना की तारीफ की। लो, वो रही हमारी हवेली। अभी 3:30 हो रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 24 मिनट में पहुंच जाएंगे। यानी गांव से हवेली का रास्ता गाड़ी से 24 मिनट और पैदल से 1.5 घंटे का है। और अब हमारे पास 2 अतिरिक्त घंटे होंगे। अंधेरा होने से पहले हम हवेली का एक पूरा चक्कर लगाकर अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी जहाँ से हम पूरी हवेली में नज़र रख सकेंगे। तुम और मैं दोनों अलग अलग जगह छुपेंगे और एक दूसरे से मोबाइल पर संपर्क में रहेंगे। और हाँ, मोबाइल साइलेंट मोड पर रखना मत भूलना। अरविंद हवेली तक पहुंचने के पहले सक्सेना की सारी योजना समझाने लगा। सुनो, मैं हवेली में कैमरे की पोजीशन ऐसी लगानी होगी जो आसानी से किसी को दिखाई ना दे।
हो सकता है बिजली ना हो तो कैमरे को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना। लैपटॉप का बैटरी बैकअप तो ठीक है ना? और कैमरे कितने लाए हो सक्सेना? अरविंद कोई भी कमी नहीं चाहता था। सर 8 स्मार्ट कैमरे हैं, 4 में से 2 वाईफाई के ज़रिए लैपटॉप से कनेक्ट रहेंगे और बाकी 2 को अपने मोबाइल पर साइलेंस के लिए डाल दिया जाएगा। और सर बैकअप के लिए 2 बैटरी एक्स्ट्रा है। सक्सेना ने तुरंत जवाब दिया। गुड सक्सेना, और वो जो स्पेशल चीज़ बताई थी वो लाए कि नहीं? अरविंद सक्सेना को याद दिलाते हुए बोला। सक्सेना ने अरविंद को पूरी सामान की लिस्ट थमा दी। अरविंद पूरी गौर से लिस्ट पढ़ने लगा और अंत में उसकी नज़र रिवॉल्वर पर पड़ी जिसके आगे 2 लिखा था। अरविंद की आंखें चमक उठी। दोनों अब हवेली के सामने खड़े थे। अरविंद और सक्सेना दोनों अब उस विशाल हवेली के ठीक सामने खड़े थे। सुपर्ब! कौन कहेगा इस हवेली को देखकर कि ये इतनी लाशों को निगल गई? सक्सेना हवेली की तारीफ किए बगैर न रह सका। तुम जानते हो सक्सेना, इस हवेली में कुल कितने कमरे हैं? अरविंद ने यूं ही पूछ लिया। नहीं सर, मैं तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता हूँ, सक्सेना बोला। सक्सेना, इस हवेली में कुल 34 कमरे हैं। 24 बड़े कमरे नीचे और 22 ऊपर। अब सोचो कितना बड़ा पूरा और संपन्न परिवार रहा होगा ठाकुर साहब का। अरविंद आगे बोलता चला गया। ऊपर 22 कमरों के लिए नीचे विशाल हॉल से दोनों तरफ से सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हैं, जो कि नीचे से 12 फुट की ऊंचाई पर है और दोनों तरफ कुल 22 सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। और हवेली के बीच में एक विशाल झूमर है लटकता हुआ। सर, आपकी नज़र कितनी तेज़ और बारीक है, छोटी से छोटी बात आपको याद रहती है। सक्सेना तारीफ किए बगैर ना रह सका। तुम्हारा आधा काम तो मैंने कर दिया सक्सेना। अब तुम कैमरे को सही लोकेशन देखकर अपनी तैयारी में लग जाओ। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम हवेली के बाहर का एक चक्कर लगाओ ताकि हमें मुश्किल घड़ी में भागने में कोई रास्ता पता हो। अरविंद ने सक्सेना को बाकी प्लानिंग बताई। सर, मुझे पता है आप वो भी देख रखा होगा, लेकिन आप मुझे भेज रहे हैं तो चलो देख लेता हूँ, सक्सेना बोला। अरे ज़रूरी है कि हम दोनों साथ साथ ही रास्ते से भागें, इसलिए तुम भी एक बार अपनी नज़र डाल आओ। और हाँ, पीछे एक गहरा कुआं है जो कि सूखा है, अब उसे भी देख आना, अरविंद ने कुछ खास अंदाज से कहा। सक्सेना अरविंद का हर इशारा समझता था, इसलिए बिना कुछ बोले वो अपने काम में लग गया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अरविंद और सक्सेना लगभग अपना काम निपटा चुके थे। सक्सेना, मुझे लगता है अभी हमें कुछ खा लेना चाहिए, फिर शायद इसके लिए भी समय मिले ना मिले, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है ये रात हमारी ज़िंदगी का सबसे रोमांचक रात होने वाली है, अरविंद ने सक्सेना से कहा। जैसा आप ठीक समझे सर, सक्सेना ने कहा और फिर खाने का सामान निकालने चला गया जो उन्होंने रास्ते में ही लिया था। 9 बज चुके थे और हवेली को अंधेरे की चादर ने पूरी तरह ओढ़ लिया था। हाथ को हाथ भी सुझाई ना देना, इतना अंधेरा था। अचानक झट की आवाज़ से रोशनी हुई। सक्सेना ने अपने साथ लाया हुआ टॉर्च लैंप शुरू किया था, जिसकी आवाज़ थी ये। अब थोड़ी रोशनी नजर आई, लेकिन इतनी बड़ी हवेली में वो दिया जलाने जैसा था। सक्सेना, ठीक 12 बजे के बाद हम दोनों अलग अलग छिप जाएंगे, क्योंकि तब तक
शायद ही कोई खतरा हो। जो भी होगा रात 12 के बाद ही होगा। और हाँ, शायद कोई शहनाई की आवाज़ भी सुनाई दे, लेकिन मेरे अगले आदेश तक तुम कुछ भी नहीं करोगे। बस इतना याद रखना। और सुनो, ये लो टॉर्च, और ऊपर छत की तरफ जाने वाला दरवाज़ा लॉक होगा तो इसे तोड़ देना। हो सकता है तुम्हें छत पर भी अपना पोजीशन संभालनी पड़े। अरविंद सक्सेना के हाथों में हथौड़ी देते हुए बोला। सक्सेना अरविंद के आदेश का पालन करने लगा। इतनी विशाल हवेली, गांव से दूर, पीछे घना जंगल और रात का सन्नाटा। ऊपर से हवेली में घुप अंधेरा और उस पर से भूतों का साया। अच्छों को डर लगने लगेगा, लेकिन सक्सेना चाहकर भी अपना डरे चेहरे पर नहीं ला सकता था। वो चुपचाप एक हाथ में टॉर्च और एक हाथ में हथौड़ी लेकर ऊपर छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए उसका दिल खौफ से और तेज धड़कने लगता। उधर अरविंद ने नीचे हवेली का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और बाकी सभी एंट्रेंस चेक करने लगा, ताकि उनके अलावा कोई अंदर न आ सके। दरवाजे के बाद अब खिड़कियों की बारी थी। नीचे की खिड़कियां बंद करने के बाद वो ऊपर के 22 कमरों की खिड़कियों को चेक करने लगा। अचानक हवाएं तेज चलने लगी और हवेली का झूमर तेज हवा से ज़ोर से झूलने लगा। पूरी हवेली में झूमर की आवाज़ गूंजने लगी। अरविंद ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। अभी 11 बज रहे थे। 12 बजने को अभी 1 घंटा और बचा था। अभी वो आखिरी कमरे की खिड़की बंद ही कर रहा था कि उसकी नज़र उस आखिरी कमरे में कोने में पड़ी एक अलमारी पर पड़ी। वो अलमारी की तरफ बढ़ा ही था कि ज़मीन पर बिछी कालीन में उसका पैर फंसकर वो सीधा अलमारी से जा टकराया और अलमारी का दरवाज़ा भग से खुल गया। अलमारी से एक कंकाल सीधा अरविंद पर आ गिरता है और अरविंद इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और कंकाल के साथ नीचे गिरता है। पहले वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन उसे कुछ ऐसा नज़र आता है जिससे उसकी नज़र में अजीब सी चमक आ जाती है। वो उठकर कंकाल को फिर अलमारी के अंदर रख देता है और फिर अलमारी को थोड़ा अपनी जगह से सरका देता है। अलमारी के ठीक नीचे एक चौकार बना था, जिसमें कमरे की बाकी सतह से थोड़ी हल्का सा गैप था। अरविंद ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और उसे खुरदने शुरू किया। चारों ओर से तो वो टुकड़ा आसानी से निकल गया। वो 2x2 का चौकोर ढक्कन सा था। उसके हटाते ही अरविंद के नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ नज़र आईं, जो ज़मीन के अंदर काफ़ी गहरी थी। अरविंद ने टॉर्च जला लिया और अंदर उतरते चला गया। अब वो करीब ज़मीन के 24 फीट नीचे था। सीढ़ियाँ ख़त्म होते ही जो नज़ारा उसने देखा वो होश उड़ाने वाला था। वो तुरंत भागता हुआ ऊपर पहुंचा और फिर उस चौकोर टुकड़े को अपनी जगह रख दिया और अलमारी वापस अपनी जगह पर रख दी। उसे अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उधर सक्सेना का कोई भी खबर नहीं था। 12 बजने वाले थे। अरविंद तुरंत नीचे हॉल में आ गया और सक्सेना का इंतज़ार करने लगा। इतने में अरविंद का मोबाइल बजने लगा और जो साइलेंट मोड पर था। फ़ोन सक्सेना का था। अरविंद फ़ोन उठाता है। सर, यहाँ कुछ है ऊपर, आप जल्दी आइए। सक्सेना की आवाज़ में काफ़ी घबराहट थी। अरविंद तुरंत ऊपर की ओर दौड़ता है। कहीं सक्सेना किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया, या हो सकता है उसके हाथ कोई सुराग लग गया हो। दौड़ते दौड़ते भी अरविंद का दिमाग जेट से भी
ज़्यादा तेज चल रहा होता है। उसे बस सक्सेना की फिक्र थी, लेकिन शायद होनी को कुछ और मंजूर था। अरविंद ऊपर तो पहुंच गया, लेकिन सक्सेना कहीं नज़र नहीं आया। अरविंद ने पूरी छत छान मारी, लेकिन सक्सेना का कोई पता ना चला। पूरी छत ऐसी थी कि जैसा कुछ घटा ही नहीं हो वहाँ पर। कहीं किसी प्रकार की कोई झड़प या कोई मुठभेड़ हुई तो सक्सेना की किसी के साथ, ऐसा कोई सबूत भी अरविंद को नहीं मिला। अरविंद ने ज़ोर से चिल्लाकर सक्सेना को पुकारा, लेकिन ऐसा करने से शायद उसे और ख़तरा बढ़ जाए या फिर जिसने उसे गायब किया है वो सतर्क हो जाए। अरविंद ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन कोई है जो उन पर नज़र रखे हुए है। अरविंद को पक्का यकीन हो गया, और अगर उसका अंदाज़ा सही हुआ तो उसका अगला शिकार अरविंद भी हो सकता है। अब अरविंद को और भी सतर्क रहने की ज़रूरत महसूस हुई। अरविंद तुरंत नीचे की ओर जाने को मुड़ा ही था कि उसकी नज़र सक्सेना की चश्मे की ओर पड़ी, जो छत के दरवाजे के दाहिने ओर कुछ दूर पड़ा था। अरे हाँ, ये तो सक्सेना का चश्मा है, अरविंद ने मन ही मन कहा, और दाहिने ओर की हवेली की दीवार से नीचे झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आया। अगर चश्मा यहाँ है तो फिर सक्सेना कहाँ गया? अरविंद के दिमाग में सवाल आते ही उसे किसी करंट के झटके सा जवाब भी मिल गया। अरविंद तो भूल ही गया था कि सक्सेना जो चश्मा पहनता था वो कोई आम चश्मा नहीं था। ये चश्मा तो उसी ने सक्सेना को ला कर दिया था। इस चश्मे में लगे स्पेशल कांच की खासियत थी कि ये स्क्रीन का भी काम कर सकती थी, यानी सिर्फ देखने के अलावा ये देखी हुई घटना को रिकॉर्ड भी कर सकती थी, जिसे उसी चश्मे में एक मेमोरी चिप के अलावा फ्रेम की ये दोनों डंडियां जहां मिली थी उसके लिए वहां एक माइक्रो बटन भी था जो रिकॉर्डिंग का काम करती थी। असलियत में वो एक जासूसी टेक्निकल डिवाइस था जो अक्सर जासूसों के लिए वो इस्तेमाल करते थे। अरविंद ने तुरंत इंडियो के पास वाले माइक्रो बटन को प्रेस किया, और अरविंद की आंखों ने जो चश्मे की स्क्रीन में देखा वो देखकर अरविंद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा सक्सेना ने जैसे ही छत के दरवाजे का ताला तोड़ा, दरवाजे के पीछे वाले से ही कोई मौजूद था। वो साया किसी लड़की का था जो बेहद डरावना था। कमर तक लंबे काले बाल, बदन पर सफ़ेद कुर्ता, घुटने तक एक चेहरा पूरा जला हुआ, घुंघरैलों बालों से ढका हुआ। उसके हाथ में एक हंसिया थी जो खेतों में जंगली घास काटने के लिए काम आती है। इससे पहले सक्सेना कुछ कर पाता, सक्सेना ने जो लास्ट कॉल किया था ब्लूटूथ से अरविंद को वो आवाज़ सुनाई थी, सर यहाँ कुछ है ऊपर, आप जल्दी आइए। इतना कहते ही आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई, क्योंकि तब तक वो साया सक्सेना पर वार कर चुकी थी और फिर सक्सेना की बॉडी को घसीटकर उसी दाहिनी वाली दीवार की ओर मुड़ गई। अरविंद का दिमाग कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गया, लेकिन सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। अरविंद फिर उसी दाहिने वाली गली की ओर दौड़ गया ताकि कोई सुराग मिल सके, लेकिन उसके हाथ सिवाय निराशा के कुछ नहीं लगा। उसे लगा जैसे उसने सक्सेना को हमेशा के लिए खो दिया। तो क्या हवेली में सच में भूतों का साया था? क्या वो लड़की वाला साया देवकी का था? क्या हवेली सच में सक्सेना को निगल गई? अगर ऐसा नहीं है तो हवेली इतने बरसों से वीरान क्यों है? अरविंद को कुछ सूझ नहीं रहा था, वो क्या करे। और फिर इतने में हवेली में शहनाइयों की आवाज़ गूंजने लगी।
अरविंद ने अपने घड़ी में देखा, ठीक 12:30 बज चुके थे। रात 12:30 बज चुके थे। शहनाइयों की आवाज़ से पूरी हवेली गूंज उठी। अरविंद तेज़ी से नीचे की ओर आवाज़ की दिशा में भागा। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा था, खौफ भी बढ़ते जा रहा था। अभी अरविंद सक्सेना के सदमे से उबर ही नहीं सका था कि ये शहनाइयों की आवाज़ ने खौफ को और बढ़ा दिया। अरविंद नीचे हवेली के बीचों बीच खड़ा आवाज़ कहाँ से आ रही है पता करने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा यंत्र निकाला जो ध्वनि की तरंगों को पकड़कर उसकी दिशा बता देता है, लेकिन वो यंत्र चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में संकेत नहीं दे रहा था। अरविंद सोच में पड़ गया कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, आखिर कौन छिपा है इस आवाज़ के पीछे। अब 2 ही जगह बची है जहाँ से ये आवाज़ आ सकती है। पहली ज़मीन के नीचे से या फिर ऊपर कहीं से। अरविंद के तेज़ चल रहे दिमाग में एक विचार बिजली सा कौंध गया। उसने एक गोल यंत्र को ज़मीन पर सीधा खड़ा किया, जैसे किसी सिक्के को खड़ा करते हैं, और फिर सुइयों के संकेत पर ध्यान दिया। अब सुई ऊपर की ओर इशारा करती हुई रुक गई। अरविंद ने ऊपर की ओर गौर से देखा। ऊपर उसके सर पर विशाल झूमर था जो काफ़ी ऊंचाई पर था। अरविंद अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालता है और झूमर पे निशाना लगाकर चला देता है। भारी भरकम झूमर धड़ाम से नीचे आ गिरता है। पूरे फर्श पर हवेली के झूमर के कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं। अरविंद उन टुकड़ों में कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगता है टॉर्च के सहारे, और वो उसे ढूंढने में कामयाब भी हो जाता है। जैसे ही कि उसका अंदाज़ा था, वो चीज़ एक छोटा सा स्पीकर था। वो उसे उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खेलने लगती है। तभी अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी पायल की आवाज़ हो। आवाज़ सीढ़ियों की ओर से आती है। अरविंद तुरंत टॉर्च का मुंह सीढ़ियों की ओर कर देता है। अरविंद को वहाँ साया नज़र आता है, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। हाथों में वही हंसिया, वही सफ़ेद कुर्ता घुटनों तक पहने हुए, चेहरा जला हुआ और बाल घुंघरैले चेहरे को ढके हुए, और पैरों में घुंघरू। वो साया धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तुम जो कोई भी हो, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा, अरविंद ने साये को चेतावनी देते हुए कहा। लेकिन उस साये पर अरविंद की धमकी का कोई असर नहीं हुआ। वो ज़ोर से खिलखिलाकर हंसी। साये को अपनी तरफ बढ़ते देख अरविंद पीछे पीछे दरवाजे तक हटने लगा। उसने हवेली के मुख्य दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। लेकिन उसने तो दरवाज़ा अंदर से बंद किया था, तो बाहर से किसने बंद किया? खैर, अभी तो अपनी जान बचाने का समय था, क्योंकि साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अरविंद ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए इस बार हवा में फायर किया। इस बार जवाब आया। अरविंद को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके हाथ का टॉर्च नीचे गिर गया और रोशनी बंद हो गई। इससे पहले अरविंद कुछ कर पाता, साया अपनी जगह पर नहीं था। अरविंद ने भी अपनी पोजीशन बदल ली और अपने आप को सेव कर लिया। उसे सिर्फ पायल की आवाज़ सुनाई दी और अरविंद ने आवाज़ का अंदाज़ा लगाकर एक फायर और किया। अब पहले जो आवाज़ नज़दीक से आ रही थी वो दूर होती गई और फिर हवेली में ऊपर कहीं गुम हो गई। आवाज़ के बंद होते ही अरविंद अपनी जगह से बाहर आया। अंधेरे में उसे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक अरविंद को याद आया
कि उसने सक्सेना को कैमरे लगाने के लिए कहा था। अगर कैमरे सही काम कर रहे होंगे तो उसने ज़रूर हर चीज़ रिकॉर्ड की होगी। लेकिन सबसे पहले उस साए का पता लगाना ज़रूरी था, क्योंकि अरविंद जानता था कि खेल अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। वो साया वक्त आने पर फिर उस पर हमला करेगा और इस बार पूरी तैयारी के साथ करेगा। अरविंद तुरंत ऊपर की ओर दौड़ा। हालांकि इस बार टॉर्च की जगह मोबाइल की रोशनी का सहारा था। उसने हर कमरा छान मारा, लेकिन 22 में से किसी कमरे में से कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन उसे एक बात ध्यान में आई कि सारे कमरे एक दूसरे में जाकर खुलते हैं और सब मिलकर एक बड़ा यू बनता है जो नीचे से देखने पर नज़र आता है। सिर्फ एक बात ने अरविंद का ध्यान अपनी ओर खींचा, और वो थी आखिरी रूम की अलमारी, जो अपनी जगह से हट चुकी थी, क्योंकि आखिरी बार अरविंद ने उसे बराबर अपनी जगह पर रख दिया था। इसका मतलब ज़रूर इस रास्ते का इस्तेमाल किसी ने किया है। लेकिन हवेली का दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो कोई हवेली में आया कहाँ से? ये सवाल भी खड़ा होता है। इसका मतलब कोई और रास्ता है जो हवेली के अंदर को आता है, जिसका उसे पता नहीं, और उसी रास्ते से वो साया भीतर आया होगा। और फिर सक्सेना आखिर ऊपर दाहिनी ओर से कहाँ गायब हो गया? यानी और एक रास्ता। ओफो, अब तो मेरा दिमाग भी चकराने लगा है, अरविंद ने सोचा। अब वो दूसरे हमले का इंतज़ार करने लगा, लेकिन इस बार तो वो अलमारी कमरे में ही छुपकर इंतज़ार करने लगा, क्योंकि उसे यकीन था हो ना हो वो साया इस रास्ते का ज़रूर इस्तेमाल करेगा जो हवेली में नीचे की ओर जाता है। वैसे भी अभी अरविंद को कोई और दूसरे रास्ते के बारे में जानकारी नहीं थी, जो उसके पास इसी एक रास्ते के अलावा कोई चारा भी नहीं था। उसने एक चांस लिया और वो भी काम आया। कुछ देर के सन्नाटे के बाद एक अलमारी जो 2x2 की चौकोर वाली जगह थी, वहाँ हल्की सी हरकत हुई। अरविंद सावधान होकर हर हरकत पर नज़र रखे हुआ था। उसने अपनी पोजीशन ले ली और रिवॉल्वर भी हाथ में लहराने लगा। उसका शक सही साबित हुआ। फिर वही साया उस चौकोर वाली जगह से ऊपर आया। ऊपर आकर उसने उस टुकड़े को रख दिया और हवेली में नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। हवेली में एक बार फिर पायल की आवाज़ गूंजने लगी। अरविंद भी उस साये को पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी दूरी बनाकर साया अब नीचे उतर चुका था और अरविंद भी धीरे धीरे उसके पीछे था। अचानक वो साया नीचे बनी रसोई की ओर मुड़ गया। अरविंद भी तेज़ी से उस साये के पीछे चल दिया, लेकिन तब तक साया अरविंद की नज़र से ओझल हो चुका था। अरविंद ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। आखिर वो साया कहाँ गायब हो गया? अरविंद सोच ही रहा होता है कि उसे अपने शरीर में एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है, क्योंकि वो साया अब ठीक उसके पीछे खड़ा था, जैसे कोई मौत उसके सर पर खड़ी हो। अरविंद समझ गया कि वो अब फंस चुका है, क्योंकि वो साया हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और हर अंदरूनी रास्ते से भी। तभी वो उसे चकमा देकर रसोई से गायब हो गया और अब वो ठीक उसके पीछे खड़ा था। उस साये से अजीब सी गंध आ रही थी, जिसकी वजह से अरविंद को अपने पीछे एक आभास हो गया था। लेकिन अब वो कोई हरकत नहीं कर सकता था, क्योंकि ज़रा सी हरकत उसकी जान ले सकती थी। इसलिए अरविंद ने अपना चलना जारी रखा, लेकिन एक जगह जाकर उससे रुकना ही पड़ा, क्योंकि सामने दीवार थी और पीछे मुड़ने का कोई चांस नहीं था। दीवार में खिड़की से आ रही चांद की रोशनी में
अरविंद को नज़र आया कि उस साये ने अपना हंसिया वाला हाथ अब ऊपर उठा लिया था अरविंद पर हमला करने के लिए। अरविंद उस वार को बचाने के लिए नीचे बैठ जाता है। तभी धाए की आवाज़ गूंजती है। अरविंद अपनी आंखें बंद कर लेता है किसी अनहोनी की आशंका से, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो हिम्मत करके उठता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो सब ज़मीन पर पड़ा होता है। अरविंद नज़र उठाकर देखता है तो चौंक जाता है और अचानक उसके मुंह से निकलता है, सक्सेना तुम? सक्सेना का पैर जख्मी होने की वजह से लंगड़ा कर चल रहा था और गिरने वाला होता है कि अरविंद उसे थाम लेता है। वेल डन सक्सेना, आज तुमने मेरी जान बचा ली। अरविंद ने सक्सेना का शुक्रिया अदा किया। सर, आपकी दी हुई पिस्तौल आज काम आ गई, आखिर सक्सेना ने हंसते हुए कहा। मर गई साली, सक्सेना आगे बोला। गलत सक्सेना, फिर गलत। मर गई साली नहीं, मर गया साला, अरविंद ने जवाब दिया। मैं समझा नहीं सर, सक्सेना बोला। पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर तुम्हें सब समझाता हूँ, अरविंद बोला। सर, पहले इसे तो आखिर देख ले, ये है कौन? सक्सेना उत्सुकता से बोला। कोई ज़रूरत नहीं दे सक्सेना, वो त्रिपाठी है, अरविंद ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा। त्रिपाठी? सर, आपको पता था पहले ही? सक्सेना ने चौंकते हुए पूछा। मैं उसे पहली ही मुलाकात में पहचान गया था, लेकिन मुझे हवेली के रहस्य से पर्दा उठाना था, इसलिए मैंने हवेली में ठहरने की ठानी। अब बाकी बातें तुम्हें कल सुबह बताता हूँ, चाय पर। पहले यहाँ से निकलते हैं, अरविंद ने सक्सेना से कहा। हेलो सर जी। जी सर, ऑपरेशन सक्सेसफुल सर जी। त्रिपाठी सर, ओके। बाकी पूरी जानकारी आपको मिलने पर अब आप हवेली को कब्जे में ले सकते हैं। अरविंद फ़ोन पर किसी को अपने काम की जानकारी दे रहा था। सर, लेकिन हम निकलेंगे कहाँ से? हवेली के सारे दरवाजे तो बाहर से बंद हैं, सक्सेना ने सवाल किया। वहीं से जहाँ से तुम आए, अब सक्सेना से बोला। फिर दोनों उसी अलमारी वाली जगह से नीचे उतरे और उस जगह पहुँचे जहाँ अरविंद पहले आ चुका था। अब वो बाहर निकलने वाले रास्ते पर थे, जो हवेली के ठीक पीछे के कुएं से निकलता था। ओह, तो ये है दूसरा रास्ता जो इस कुएं से जाता है हवेली में। दोनों कुएं में बनी सीढ़ी से ऊपर आते हैं। सुबह के 4 बज रहे थे। हल्का हल्का उजाला अब होने लगा था। उन्हें लेने के लिए एक पुलिस की जीप पहले ही खड़ी थी। दोनों अब गांव की ओर निकल पड़े। सक्सेना, तुमने बताया नहीं, तुम ऊपर आए कैसे? अरविंद ने पूछा। सर, आप कुछ सवाल कल सुबह की चाय के लिए भी छोड़ दो, सक्सेना ने कहा, और फिर दोनों हंसने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है 2020 फिज़ा। तो मैं इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगी, वो पार्ट 3 लास्ट पार्ट होगा। तो कहानी सुनने के लिए बने रहें फिज़ा के साथ।